वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं और हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं और आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं कंटेंट के और पेडागोजी के, जो हमारे एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे और आपके आने वाले सीटेट में साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट अभी भी परेशान होते हैं कि मैम इसके अलावा भी कहीं और से कुछ पढ़ना है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सब करा दिए हैं। बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, वो आपके सारे प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ उन वीडियो को देखें, उनका रिवीजन करें और इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यूअस देखते रहें। और मैं श्योरिटी ले रही हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बहुत अच्छा सीटेट में स्कोर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। टीचर ने एक एक मिरर दिया। एक्स और वाई दो स्टूडेंट हैं। एक्स फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। जब एक्स ने अपनी इमेज को, अपनी छवि को मिरर में देखा तो वो कैसी बनी? इरेक्ट बनी, सीधी बनी और सेम साइज की बनी, सेम आकार की बनी। वेयर एज वाई जो है फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वाई की इमेज कैसी बनी, छवि कैसी बनी? वो भी सीधी बनी लेकिन स्मॉलर इन साइज थी। दिस मीन्स दैट द मिरर ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है एक्स और वाई जो दो स्टूडेंट हैं उनको टीचर ने कौन कौन से मिरर दिए। एक्स और वाई को उनके शिक्षक द्वारा एक एक दर्पण दिया गया। मिरर को दर्पण बोलते हैं। एक्स ने अपनी छवि को उसी आकार का और सीधा पाया, उसी आकार की बनी और सीधी बनी। जबकि वाई ने उसकी छवि का आकार तो सीधा था लेकिन उसको छोटा पाया। इसका अर्थ है कि क्रम से एक्स और वाई के पास कौन से दर्पण हैं, कौन से मिरर हैं, ये हमें बताने हैं। देखिए, जिस मिरर में आप अपना फेस देखते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो आपकी छवि बनती है, इमेज बनती है, वो कैसी बनती है? सीधी ही बनती है। ऐसा तो नहीं है कि आप टेढ़े मेढ़े दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देते हैं। जैसा आप दर्पण के बाहर दिख रहे हैं वैसा ही आप दर्पण में दिखते हैं, मिरर में दिखते हैं। और वो कौन सा मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देख रहे होते हैं? वो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में आपकी इमेज इरेक्ट बनती है और सेम साइज की बनती है, समान आकार की बनती है। जबकि वाई तो एक्स के पास तो हमें पता चल गया कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ऑप्शन ए और सी में यहाँ पर दे रखा है। अब हमें बताना है वाई के पास कौन सा मिरर है। देखिए, मैंने पढ़ाया था जब इमेज तो आपकी इरेक्ट बननी है, सीधी बन रही है, लेकिन जब वो छोटी बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है, तो वो आपका कौन सा दर्पण होता है, कौन सा मिरर होता है? वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जबकि अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ, कॉन्केव मिरर की बात करूँ, तो इसमें जो इमेज बनती है, वो आपकी छवि जो बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। और जितना आप पास आते हैं वो इमेज कैसी होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। और जितना आप दूर जाते हैं, इमेज जो आपकी छवि है वो उल्टी तो रहेगी लेकिन छोटी हो जाएगी। याद रखिएगा, पीछे जाते हैं तो उल्टी और छोटी हो जाती है और पास आते हैं तो इमेज उल्टी तो रहेगी लेकिन वो कैसी होने लगती है? बड़ी होने लगती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पास आते हैं तो इमेज इरेक्ट बन जाती है और इमेज सीधी भी हो जाती है। और कॉनकेव, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, अवतल दर्पण, इसमें जो इमेज बनती है वो आपकी दोनों बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है ना, उसमें जो इमेज बनेगी, छवि बनेगी, वो हमेशा आपकी कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। निम्न में से कौन सा पानी के आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका है? यहाँ पर बात हो रही है पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का तरीका। यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, वो तरीका हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरिस, बोरिस का निर्माण करना, इसमें वाटर का स्टोरेज होता है। यहाँ पर यूसेज की बात हो रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पर पानी का हम संग्रहण करते हैं, स्टोर कर रखते हैं, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि आर्थिक रूप से पानी को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जहाँ पर हम संग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर तो पानी स्टोर होगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ड्रिप इरीगेशन, जी हाँ, जब हमने पढ़ा था ड्रिप सिंचाई, वहाँ पर क्या होता है? पौधों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है और इससे क्या होता है? पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ वाटर का सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा? ड्रिप इरीगेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत फ्यूज के बारे में गलत है। हमें यहाँ पर वो स्टेटमेंट कथन बताना है जो विद्युत फ्यूज के बारे में गलत है। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग। जी हाँ, जितने भी हमारे भवन होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उनमें फ्यूज लगाए जाते हैं, क्योंकि वही आपका इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है उसके प्रवाह, उसके फ्लो को मेंटेन करता है। अगर प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ वहाँ पर उड़ जाता है। तो सारे भवनों में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के डैमेज होने से बचाने के लिए फ्यूजेज जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। जी हाँ, जो हमारा विद्युत परिपथ है उसमें जो करंट है उसके प्रवाह होने की एक मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम सीमा है। अगर उससे ज़्यादा करंट जो है प्रवाह हो, उसका प्रवाह होगा, उसका फ्लो होगा, तो आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं चलेगा। फ्यूज़ उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देगा। करंट के प्रवाह की एक अधिकतम सीमा होती है, जी हाँ, जो विद्युत परिपथों से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। जी हाँ, एक ऐसी लिमिट है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा करंट जो है आपके विद्युत परिपथ जो है उसमें सुरक्षित रूप से परिवाहित नहीं हो सकता। परिवाहित होने के लिए उसकी एक अधिकतम सीमा होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। न्यूनतम सीमा कोई नहीं होती, मैक्सिमम होती है। विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने की धारा की न्यूनतम सीमा होती है। जी नहीं, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में मिनिमम कितना भी करंट हो वो फ्लो कर जाएगा। मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद ही आपका जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कि न्यूनतम सीमा होती है करंट की जो कि नहीं होती, जो कि हमारी सेफली फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाकी इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट, अगर एक परिपथ में फ्यूज सही तरीके से लगा है, इट विल ब्लो ऑफ इट करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। जी हाँ, यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज़ लगाया गया है तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उड़ जाएगा। जी हाँ, जगह जैसे ये मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगा तो आपका सर्किट क्या होगा, वो उसमें जो फ्यूज़ लगा है वो उड़ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सी ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी होती हैं, CO2 और ऑक्सीजन, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन। पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। देखिए, ये हमने ह्यूमन हार्ट में पढ़ा था। जो हार्ट होता है आपका, यहाँ से देखिए जो आपकी धमनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, आपके शुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सीजन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं। और कैपिलरीज यहाँ पर क्या करती हैं, ये बहुत ही पतली पतली नलियाँ होती हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे पतली नलियाँ कौन सी होती हैं, वो आपकी कैपिलरीज ही होती हैं। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा कि कैपिलरीज क्या करती हैं, छोटी छोटी नलियाँ क्या होती हैं, ऊतक, आपके जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहाँ तक जाती हैं और जो आपकी ऑक्सीजन होती हैं उनकी गैस का क्या कर देती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं। और फिर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होने के बाद जो आपकी वेन होती हैं, जो शिरा होती हैं, वो आपके अशुद्ध रक्त को वापस ले जाती हैं आपके हृदय तक, आपके हार्ट तक। तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो तो शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं और ये जो अशुद्ध रक्त होता है वेन्स के माध्यम से, शिरा के माध्यम से वापस चला जाता है। और जो अशुद्ध रक्त है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें CO2 होता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो गया बीच में, किसके माध्यम से होता है, आपका कैपिलरीज के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा और यही आपकी सबसे छोटी ट्यूब्स होती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्टूडेंट वर आस्क्ड टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम। दूरी समय का ग्राफ बनाने के लिए कहा गया 2 बच्चों से, फॉर द मोशन, फॉर द गति, जो गति दिखाई गई है किसमें, टेबल ए और टेबल बी में, तो उसको लेकर एक ग्राफ बनाना है। दूरी समय का जो गति दिखाई गई है किसमें, टेबल ए और टेबल बी में। द ग्राफ गिवन इन द फिगर, जो ग्राफ यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, इज ट्रू फॉर, वो ट्रू है किस टेबल के लिए, ये हमें बताना है। अगर मैं टेबल ए की बात करूँ तो देखिए 0 समय था तो 0 डिस्टेंस था। जब समय 2 मिनट हुआ तो डिस्टेंस आपका 10 मीटर हो गया। और जब समय 4 मिनट हुआ तो डिस्टेंस आपका 20 हो गया। ऐसे जब 6 हुआ तो हर 2 मिनट के गैप से आपका डिस्टेंस 10-10 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो समान समय में समान दूरी बढ़ रही है। 2 मिनट में 10, फिर अगले 2 मिनट में 10। तो जब समान समय में समान दूरी बढ़ती है तो वो गति कैसी हो जाती है, आपकी एक समान गति हो जाती है। और जो उसमें ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सीधी रेखा वाला ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ बना है वो टेबल ए के लिए बिल्कुल सही है। सेम ऐसे ही अगर मैं टेबल बी की
बात करूँ तो 0 समय था तो 0 डिस्टेंस था, जब समय 1 मिनट हुआ तो दूरी कितनी कवर हुई 5 मिनट की, और जब समय 2 मिनट हुआ तो दूरी 10, जब समय 3 हुआ 3 मिनट तो 15, जब 4 हुआ तो 20, जब 5 हुआ तो 25 मिनट। इसका मतलब हर 1 मिनट पर कितने दूरी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पर भी समान समय में समान टाइम में समान दूरी समान डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसके लिए भी जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा वाला होगा, स्ट्रेट लाइन वाला होगा। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो दोनों टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी, दोनों के लिए ही सही है। और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, द ग्राफ गिवन इन द फिगर, जो ये ग्राफ दिया है फिगर में वो ट्रू है, वो सत्य है, किसके लिए, वो दोनों टेबलों के लिए सही है, टेबल ए और टेबल बी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, पेशी नली, जिसके माध्यम से जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेथ्रा। मैं आपको समझा देती हूँ, किडनी क्या करती हैं, आपके जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, उसको प्रोड्यूस करती हैं, उसको बनाती हैं। उसके बाद जो आपका यूरिन है वो आपके किडनी से होते हुए इस तरह से यूरेटर ट्यूब होती हैं दोनों मिलकर आपकी यूरेटर्स कहलाती हैं। इन यूरेटर्स ट्यूब से होता हुआ जो आपका यूरिन है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो यूरिन है वो आता है, स्टोर होता है, और यहाँ से जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से नीचे एक ट्यूब के माध्यम से पास हो जाता है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा था कि जो आपका स्टोर्ड यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, किसके थ्रू, वो आपका यूरेथ्रा के माध्यम से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर, शराब और बियर उद्योगों में ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है। देखिए जो ईस्ट होता है, ये हमने पढ़ा भी था, यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन नहीं करता है, और जब कोई जीव जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो श्वसन नहीं करता तो वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं, जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लेकिन बहुत से जीव जैसे ईस्ट होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर नहीं करते, वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब वो इस तरह से करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं। इसलिए ही हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, वाइन और बियर की इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये अनएरोबिकली एक तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और साथ में प्रोड्यूस क्या करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, अनएरोबिक रूप से शराब का उत्पादन करते हैं। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर मैंने बताया भी है, ग्लूकोज आपका भोजन होता है, और जब ईस्ट क्या है भोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये अल्कोहल बनाते हैं, और साथ में CO2 और एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन होता है जीवों की कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का विश्लेषण करता है, ये हमने पढ़ा था। जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन उसके साथ विश्लेषण करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी के इनसाइड ही होता है। तो ये बात तो सही है। फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स, मेंढक जो होता है वो अपनी त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पानी के अंदर वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, और जब वो पानी से बाहर होते हैं तो वो अपने लंग्स, फेफड़ों से सांस लेते हैं। इंसेक्ट हैव स्पाइरिकल्स ऑन देयर लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब मैंने आपको कॉकरोच के बारे में बताया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो कॉकरोच होता है उसमें जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो उसकी साइड में होते हैं, ना कि लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। कीड़ों में श्वसन रंध्र जो होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, जहाँ पर वो उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन CO2 वाला, शरीर की निचली सतह पर होता है। जी नहीं, शरीर की निचली सतह पर नहीं होता, शरीर की साइडों में होता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। बाकी एक्सहेल्ड एयर हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ CO2 देन इनहेल एयर, सांस लेने की तुलना में सांस बाहर निकालते समय CO2 का अधिक प्रतिशत होता है। जी हाँ, ये होता है। हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं और फिर जब वो ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से निकलती है, और जब सांस हमारी बाहर जा रही होती है, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो उसमें जो CO2 का परसेंटेज है वो मोर होता है देन इनहेल का। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, द स्पीड ऑफ द बस इज। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की चाल बतानी है, हमें स्पीड बतानी है। देखिए यहाँ किलोमीटर और मिनट है, जबकि जो आंसर है वो आपके मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ हमें चेंज करना होगा। स्पीड का जो चाल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम को, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 54 किलोमीटर, और हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगा। और जो समय है वो हमारा 90 मिनट है, 90 मिनट्स है, और उसे हमें सेकंड में करना है, तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 9 6 जा 54 हो जाएगा, और ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा खाली कितना, 10। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पीड होगी बस की वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द रूट इज इन द। देखिए जो रूट होती है जो एब्जॉर्ब करती है क्या, वाटर और मिनरल को, तो वो कौन सी सॉइल है जहाँ पर रूट बड़ी आसानी से ज़्यादा अमाउंट में किसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, ये हमें बताना है। मिट्टी में पानी और जो खनिज की उपलब्धता होती है वो जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषित होती है। जड़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं, कौन सी मिट्टी से अवशोषित करती हैं, ये हमें बताना है, कौन सी मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए होराइजन। ये हमने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। जो ए होराइजन होता है वो आपका टॉप सॉइल होती है, और वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, उसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस होने की वजह से उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर बड़ी आसानी से उसमें से चला आ जाता है। ठीक है, तो वो रूट्स क्या हैं, बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो आपकी जड़ें होती हैं वो उसको बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, किसको, पानी और खनिज को। और वो सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में होता है, वो आपका ए, जो ए स्तर स्थिति होती है वहाँ पर होता है, ए होराइजन में, और इसे ही हम टॉप सॉइल बोलते हैं, शीर्ष मृदा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी। यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु और दर्पण के बीच बनी जो छवि होगी उसके बीच की दूरी कितनी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में भी आया था, जो अभी लास्ट में हुआ था। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए ये एक प्लेन मिरर है और आप यहाँ पर 0.5 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगी, जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका प्लेन मिरर के समतल दर्पण के पीछे, वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप आगे होते हैं। तो जो इमेज बनेगी पीछे प्लेन मिरर के, वो भी 0.5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। तो अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस बताना है, वो हमें दूरी बतानी है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, जो बनी है मिरर के द्वारा। वस्तु और दर्पण के बीच में जो छवि बनी है उसकी दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ वस्तु है और छवि यहाँ पर बनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कौन से कथन यहाँ पर गलत हैं, ये हमें बताने हैं। वेदरिंग इज अ फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। अक्षय जो होता है वो मिट्टी के निर्माण की एक तेज प्रक्रिया होती है, नहीं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वेदरिंग होता क्या है, जब पत्थर टूट के धीरे धीरे धीरे, जैसे नदी में बहते रहते हैं वहाँ पर टूट जाते हैं, टूट के धीरे धीरे बहते बहते जब मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो वही आपका वेदरिंग होता है, अक्षय होता है। और ये आपका एक स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस नहीं होता सॉइल फॉर्मेशन का। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि मिट्टी के निर्माण की तेज प्रक्रिया है, ये बात गलत हो गई। परकुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, ये हमने पढ़ा था। जो बालू होता है, जो रेत होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता और पानी को बड़ी आसानी से अपने अंदर से बहा देता है, और वही आपका जब पानी बहता है तो वही आपका परकुलेशन कहलाता है। जो परकुलेशन ऑफ वाटर है वो फास्टर होता है सैंडी सॉइल में। जी हाँ, ये बात सही है। बालू मिट्टी में जो पानी का बहाव होता है वो तेज होता है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लोमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट अलॉन्ग विद ह्यूमस, जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था। जो हमारी जो दोमट मिट्टी होती है उसमें जो रेत होता है, वो किसका, वो दोमट मिट्टी जो होती है उसमें रेत भी होता है, उसमें चिकनी मिट्टी भी होती है, और उसमें गाद भी होता है, और उसके साथ साथ उसमें ह्यूमस भी होता है। और ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है वो सब आपका ह्यूमस होता है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो लोमी सॉइल में ये सब होते हैं, सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है, और साथ में ह्यूमस भी होता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। टॉप सॉइल कंटेन द
द मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये बात गलत हो गई। अभी हमने पीछे भी देखा था, जो आपका ए होराइजन होता है उसे ही हम टॉप सॉइल कहते हैं, शीर्ष मृदा कहते हैं। उसमें जो ह्यूमस होता है वो न्यूनतम मात्रा में होता है। जी नहीं, उसमें जो ह्यूमस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और प्लांट उसे बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो पहला ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन गलत है, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है कि फर्स्ट एंड फोर, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 आर टेस्टिंग स्टार्च इन फूड वाइल टेस्टिंग स्टूडेंट डू मिस्टेक इन ऑब्जर्वेशन। जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनसे गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर विल बी, तो उस समय जब उनसे गलतियां हुई तो टीचर किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा बच्चों से, ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कक्षा 7 के बच्चे भोजन में मंड का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के समय भोजन अवलोकन में त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो शिक्षक के द्वारा उपयुक्त क्या प्रक्रिया होगी, वो कैसे रिएक्शन करेगा, ये हमें बताना है। नॉट टू गिव अनदर चांस टू द स्टूडेंट, बच्चों को दोबारा परीक्षण का मौका नहीं देगा, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। अगर बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो उनकी जो गलतियां हैं वो कैसे सुधरेंगी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। टू पनिश स्टूडेंट, जब भी डांटना और धमकाने की बात आ जाती है तो वो ऑप्शन तो गलत हो ही जाता है, तो ये भी गलत हो गया। टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एरर, जी हाँ, टीचर जो है बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा और उनको और मौके देगा, तो ये बात तो यहाँ पर सही होगी। टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एरर, बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करना। टू अप्रिशिएट देयर अटेम्प्ट, उनके प्रयास की प्रशंसा करना, जी हाँ, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, ताकि बच्चे ये ना समझे कि हमसे ये चीज़ नहीं होगी, उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रयास की जो है हम प्रशंसा करेंगे, कि उनसे कहेंगे कोई बात नहीं, आप दोबारा करिए, आपसे फिर से अच्छे से हो जाएगा, तो इस तरह से हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर सी और डी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर टी है, ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी। तो टीचर जो रेस्पॉन्स करेगा वो ऑप्शन नंबर सी और डी के साथ करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों के रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इससे क्वेश्चन बार बार बना है सीटेट में, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। रूपात्मक आकलन के लिए कौन सी रणनीति यहाँ पर विज्ञान में सही नहीं होगी जब हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर बच्चों को बीच बीच में चेक करता रहता है, फीडबैक लेता रहता है, बच्चों की कमियों का पता लगाता रहता है कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ कौन सी एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है। और जबकि जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें सबसे लास्ट में देखा जाता है, जैसे एग्जाम वगैरह हो गए, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव में क्या होता है, एग्जाम नहीं होता बल्कि बच्चों के फीडबैक लिए जाते हैं। टीचर बच्चे को ऑब्जर्व, जो बच्चे को है ना, टीचर ऑब्जर्व करता रहता है बच्चे को और देखता रहता है कि बच्चा कहाँ वीक है, क्या कमियाँ रह गई हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो लगातार चलता रहता है पूरे अपना सेशन के एंड तक। तो हमें बताना है कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पे सुटेबल नहीं है। जनरल राइटिंग, देखिए जो पत्रिका लेखन होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि आज उन्होंने क्या करा, एक तरह से डायरी राइटिंग होती है, तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है फॉर्मेटिव असेसमेंट में जानने के लिए, तो ये तो सही होगा। फील्ड ट्रिप हो गया, क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है, और जब टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है तो बड़ी आसानी से टीचर पता लगा लेता है कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है, तो ये भी सही है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, ये आपका समेटिव असेसमेंट में आता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो हम सत्र के अंत में जो परीक्षण होते हैं वो हम नहीं लेंगे, उसमें क्या होगा, बच्चे की जो कमियां हैं वो नहीं पता लग पाती, तो यही यहाँ पर गलत हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा चित्रण भी यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ क्लास 7 टीचर रैप अ थिन पेपर स्ट्रिप टाइटली अराउंड अ आयरन रॉड। एक आयरन की रॉड लेता है टीचर और थिन पेपर को उसके ऊपर रैप कर देता है, लपेट देता है, एंड ट्राइज टू बर्न द पेपर, और पेपर को जलाने की कोशिश करता है विद कैंडल वाइल रोटेटिंग द आयरन रॉड कंटिन्यूसली। आयरन रॉड को तो वो जिस पे पेपर लिपटा है उसको घुमाता रहता है कैंडल के पास और उसको जलाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में बच्चों से ये क्वेश्चन भी पूछता है, डज इट बर्न, क्या ये जलेगी। विच प्रोसेस स्किल ऑफ द स्टूडेंट में बी डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से कौन से प्रोसेस स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश टीचर कर रहा है, ये हमें बताना है। कक्षा 7 का जो एक शिक्षक है लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटता है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयत्न करता है। क्या यह जल पाता है। इस विधि के द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये
एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, अवलोकन तो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑब्जर्वेशन तो होगा। बच्चे साथ में परिकल्पना भी कर रहे हैं, हाइपोथेसिस भी कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि टीचर ने यहाँ पर क्वेश्चन खुद पूछ लिया, डज इट बर्न, तो बच्चों को आंसर करना है। जब बच्चे को आंसर करना है तो बच्चा परिकल्पना करेगा, इमेजिनेशन करेगा, हाइपोथेसिस करेगा कि अच्छा ये जलेगी, ये नहीं जलेगी, वैसे रियल में क्या होगा, वैसे ये जलेगी नहीं, क्योंकि जो आयरन रॉड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है, तो वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से पेपर जल नहीं पाएगा। और वहाँ जो हवा है, जब ये घुमा रहे होगे तो हवा भी चल रही होगी, जिसकी वजह से भी पेपर नहीं जल पाएगा। तो वैसे तो ये बर्न नहीं करेगा, लेकिन इस एक्टिविटी से वो बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन तो पक्का डेवलप होगी, हाइपोथेसिस भी डेवलप करे हो रही है, क्योंकि बच्चे परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है डज इट बर्न। और साथ में अब बताना है, ऑप्शन नंबर ए और सी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा या क्वेश्चनिंग होगा। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, अवलोकन, परिकल्पना और वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो टीचर ने खुद पूछ लिया है, तो वो क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप नहीं करना चाहता। बच्चों से पूछा क्या, डज इट बर्न, तो बच्चों को आंसर देना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, वर्गीकरण करना होगा। बच्चा बताएगा कि बच्चा ने बोला नहीं ये नहीं जलेगा, तो टीचर क्वेश्चन करेगा अच्छा क्यों नहीं जलेगा, तो बच्चे को तो आंसर देना है। तो क्वेश्चन स्किल डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश टीचर नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो टीचर अपने आप खुद पूछ रहा है। वो बच्चों से क्या चाह रहा है, आंसर चाह रहा है, उनका वर्गीकरण चाह रहा है। वो चाह रहा है बच्चे क्लासीफाई करें, बताएं कि कैसे आयरन जो है वो कंडक्टर है। फिर उनको वो बताने की, फिर जब वो क्वेश्चन टीचर बार बार करता रहेगा तो बच्चे आंसर करेंगे कि वो नहीं अच्छा कंडक्टर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो वो इस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं। तो याद रखिए ऑप्शन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस वाली चीज़ में। तो याद रखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन खुद से पूछ लिया है, बच्चों को आंसर करना है, क्लासीफाई करना है, उनको बांटना है, वर्गीकरण करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। इस तरह से हमारे ये आज के प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने सही हुए आपको बताने, क्योंकि आपको पॉज कर करके करने थे ये, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।